मैं ईद वाले दिन अपनी बहन के घर मिठाई लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी बेवा बहन की सास और नंदे उसे डंडे से मार रही थी और मेरी बहन चुप करके मार खा रही थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वो रो रही थी। मेरी बहन की सास ने धक्का देकर मेरी बहन को घर से बाहर निकाल दिया और मुझे कहा, ले जाओ अपनी बदकिरदार बहन को यहाँ से। इसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। पूरे खानदान में इसने हमारी नाक कटवा दी है। बहन के आंसू देखकर मैंने उसे सीने से लगाया और चुप करके उसे अपने घर ले आया। एक दिन मेरी बीवी अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं कमरे में और मेरी बेवा बहन बाहर सहन में सो रही थी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। मैंने उठकर अपनी बहन की चारपाई अपने कमरे में रख दी। मेरी बहन मेरे कमरे में सो गई, मगर कुछ देर बाद मुझे अपनी बहन की चारपाई हिलते हुए महसूस हुई। ऐसे लगता कोई मर्द उसकी चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसकी चारपाई पर एक मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं। मेरी एक बहन थी जिसकी मैंने शादी करके उसे अपने घर से रुखसत कर दिया है। मैंने खुद भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 3 बच्चे भी थे, मगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की चलती थी। मैं हमेशा से ही एक कमजोर मर्द रहा हूँ। मेरी बीवी के आगे कभी मेरी एक ना चली। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर बात पर जिद करती थी, मेरी एक बात भी नहीं मानती थी। मैं उसकी बात ना मानता तो वो झगड़े पर उतर आती, यहाँ तक कि वो घर छोड़कर चली जाती और मेरे बच्चे माँ की याद में रोते रहते थे। इसलिए मैं अब मजबूर हो गया था। औलाद की जंजीर मेरे पैरों में बंधी हुई थी, इसलिए मैं अपनी बीवी की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी शादी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और वो अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने शोहर के साथ हमारे घर आती थी। वो दोनों बहुत खुश थे, बस उनमें एक कमी थी कि उनकी औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त यही दुआ करता कि अल्लाह ताला मेरी बहन को भी औलाद से नवाज दे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि माह रमजान में चौथे रोजे वाले दिन मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गया। मेरी छोटी बहन बेवा हो गई थी। उसके लिए ये गम किसी कयामत से कम नहीं था। शोहर की वफात के बाद वो अपने ससुराल में ही इद्दत में बैठ गई थी। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ था कि वो मुझे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी। ना वो खुद जाती थी, लेकिन मैं हर दूसरे दिन छुपकर अपनी बहन से मिलने लाजमी जाता था। मेरी बीवी को डर था कि अगर मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वो हमारे घर आ जाएगी। इसीलिए उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी बहन से रिश्ता कम कर लो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। ये ना हो कि तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फिक्र करो। बीवी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था। वो मेरी एक ही बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। ईद वाले दिन मैंने ईद की नमाज पढ़ी और बीवी से कहा कि मैं अपने एक करीबी दोस्त को ईद मिलकर आता हूँ, मगर मेरी बीवी बहुत तेज थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, तुम सच भी तो बोल सकते थे कि अपनी बहन को मिलने जा रहे हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं ईद वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप करके अपनी बहन के घर चला गया। सारा रास्ता मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं रास्ते में लोगों को देख रहा था जिन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे और मेरी बहन ने आज के दिन नया सूट भी नहीं पहना होगा। मैंने मिठाई की बजाय थोड़ा सा फ्रूट खरीद लिया था। बहन के घर खाली हाथ जाना भी मुनासिब नहीं था। पहले भी उसकी सास बहुत सख्त थी, बात बात पर उसे गरीबी के ताने देती थी और अब तो उसका शोहर भी फौत हो गया था जो उसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा देता था। खैर, मैं अपनी बहन के घर पहुंच चुका था, मगर वहां गया तो एक तमाशा खड़ा था। मेरी बहन का सारा ससुराल जमा था और वो लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ किया कि मेरा दिमाग चकरा गया। वो कहने लगी कि रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से इससे मुलाकात करने आया था। मैंने तो खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी मेरे बेटे को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ है और उसने रंग रलियां मनानी शुरू कर दी हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है, इसलिए मैं अब इसे मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने तो ये सोचकर उसे घर में जगह दी थी कि मेरे बेटे की बेवा है, लेकिन इसने तो हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया है। हमारे घर में जवान बच्चियां मौजूद हैं। अब तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ।
अपनी बहन की सास की बातों पर मैंने हैरत से अपनी जवान बहन को देखा था, जिसकी नंदों ने उसे इस कदर मारा था कि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, लिबास जगह जगह से फट चुका था। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की कि आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, लेकिन वो तो हमारे खानदान पर ही कीचड़ उछाल रही थी। उनका कहना था कि उन्होंने मेरी बहन फौजिया को किसी गैर मर्द के साथ खुद पकड़ा है। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो उसने खामोशी अख्तियार कर रखी थी और अपनी सास के इल्जाम को झुटलाया तक नहीं था। मैंने फौजिया से पूछा कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही हैं, लेकिन वो फिर भी खामोश थी और उसकी खामोशी उसे गुनाहगार साबित कर रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे कि इस बदजात को अपने साथ ही लेकर जाओ। मरता मैं क्या ना करता। मैं हाथ पकड़कर बहन को घर ले आया। मेरी बीवी जो घर पर बैठी थी, जब उसने मेरे साथ मेरी बेवा बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले ये अपने शोर को खा गई है और अब आप इसे हमारे घर ले आए हैं। इसके ससुराल वाले तो इसे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जायदाद वाला हिस्सा उसे देना पड़ता। आपको इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी बीवी को क्या बताता कि उसकी सास ने उस पर क्या इल्जाम लगाया था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि कुछ अरसा ये यहीं रहेगी और फिर मैं इसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात मेरी बीवी को बर्दाश्त तो ना हुई थी, लेकिन मजबूरन वो चुप कर गई थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे और एक आंगन था। उसकी शादी के बाद उसका कमरा हमने अपने बच्चों के हवाले कर दिया था, इसलिए जब फौजिया आई तो उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि इसे बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, बाबा आप फुप्पो को अपने कमरे में रख लें। अब मैं अपनी बेवा बहन को अपने कमरे में कैसे रखता। इसलिए मेरी बीवी कहने लगी कि फौजिया के लिए मैं आंगन में चारपाई डाल दूंगी, वो आराम से सो जाएगी, आप फिक्र ना करें। ये बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन मेरे घर में मेरी बीवी की ही चलती थी, इसलिए मैंने कुछ ना कहा और फौजिया भी खामोश रह गई। मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि जो इल्जाम फौजिया की सास ने उस पर लगाए थे, फौजिया ने उनकी तरदीद क्यों नहीं की थी। क्यों ये नहीं बताया कि उसका कोई आशिक नहीं है। क्या फौजिया की सास सच कह रही थी। इन सवालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैंने अपनी इस परेशानी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को इस बारे में पता चल जाता तो वो फौजिया को आंगन में भी जगह देने को तैयार ना होती, बल्कि उसे घर से निकाल देती। फौजिया को आए 1 दिन ही गुजरा था कि मेरी बीवी ने सारे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी। बावर्ची खाने से लेकर सफाई का काम उसके हवाले करके मेरी बीवी बेफिक्र हो गई और फौजिया भी खामोशी से सारे घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसे भी मेरी बीवी की फितरत का अच्छी तरह इल्म था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती थीं, लेकिन मैं फिर भी एक लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को मुलाजमा बने देखने लगा। एक दिन मैं काम से लौटा तो मेरी बीवी ने बहुत ही अजीब सी बात की। कहने लगी, मुझे फौजिया के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शोर के मरने के बाद वो आवारा हो गई है। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, क्या बातें कर रही हो, मेरी बेवा बहन है, इद्दत में है, तुम इसके हवाले से ये सब कुछ कैसे कह सकती हो। मेरी बीवी ने मुंह बनाया और कहने लगी, वो ही सब कुछ कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर एतबार नहीं करना तो ना करो, जल्दी तुम्हें खुद हकीकत का पता चल जाएगा, तब बैठकर अपना सर पीटना। मैंने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहने लगी, तुम्हारी बहन किसी से छुप छुप कर मुलाकातें करती है, जल्दी कोई रिश्ता देखो और इसे यहाँ से चलता करो, इससे पहले कि बदनामी का सेहरा हमारे सर पर सज जाए। बीवी की बात पर मुझे फौजिया की सास की बात याद आ गई। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया और फिर अपनी बीवी से कहा कि फौजिया की इद्दत पूरी होने दो, इससे पहले मैं उसकी शादी का सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी बीवी जोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हें इसकी इद्दत का ख्याल है, लेकिन इसे अपनी इद्दत की परवाह नहीं है। तुम बैठकर यही सोचते रहो और वो तुम्हारा मुंह काला करके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कड़वे लहजे में ये बात कहकर मेरी बीवी बच्चों के कमरे में चली गई थी और मैं सोच में डूब गया था। क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था? क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर था? ये कैसे मुमकिन था कि उसकी सास और मेरी बीवी दोनों एक ही जैसी बातें कर रहे थे, जबकि मैंने तो अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया था कि मैं फौजिया को उसके ससुराल से क्यों लाया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में फौजिया से बात करूंगा और पूछूंगा कि ये क्या मामला है, और फिर 2 दिन ही गुजरे थे कि मुझे मौका मिल गया।
میری بیوی بازار گئی، بچے ٹیوشن گئے تھے، گھر پر میں اور فوزیہ ہی تھے۔ فوزیہ میرے لیے چائے لائی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ اس دن تمہاری ساس کیا کہہ رہی تھی؟ تم نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میری بات سن کر سر